चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला तो ये क्वेश्चन है मेरे पास, मैक्स स्कोर। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये बोला है कि मेरे को n ऐसे ऐसे सीक्वेंसेस दिए गए हैं। मतलब ये बोल सकते हैं कि मेरे को n क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया गया है और उस मैट्रिक्स का हर एक रो जो है, जैसे पहला रो यहाँ पे ये बताता है कि इस रो में मेरे पास कौन कौन से सीक्वेंस है। तो मेरे पास टोटल n सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि हर सीक्वेंस से एक एलिमेंट पिक करना है, केवल और केवल एक एलिमेंट। और उस एलिमेंट को पिक करने के बाद में अब मुझे किसी दूसरे सीक्वेंस से एलिमेंट पिक करना है। तो कंडीशन ये है कि एक सीक्वेंस से केवल और केवल एक ही एलिमेंट पिक होगा, पहले रो से केवल और केवल एक, दूसरे से भी एक, ऐसे करके। तो हमको क्या करना है, टोटल ऐसे n एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं और उनका जो सम है वो मैक्सिमम होना चाहिए। एक और कंडीशन इन्होंने दे रखा है कि एलिमेंट जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। तुम कैसे भी सिलेक्ट करो, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे इसमें से अगर मैं समझूं तो सबसे इंक्रीजिंग में अगर मैं 9 को ले लूं और 9 को लेने के बाद में मैं 9 से छोटा देखूं, जस्ट छोटा, तो 6 आएगा दूसरे से, क्योंकि यहां से मैं मैक्सिमम क्या पिक कर सकता हूं, तो वो है 9। और 9 को पिक करने के बाद में यहां से दूसरा नहीं पिक कर सकता, तो सेकेंड नंबर के सीक्वेंस से मैं 6 पिक करता हूँ और 6 के बाद यहाँ से 3 पिक करता हूँ। तो 9 + 6 + 3 जो 18 हो जाता है, तो वो इस केस का ऑप्टिमल आंसर है। तो मुझे लगता है कि इसमें ग्रेडी वर्क कर जाएगा। हमें क्या करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एलिमेंट्स को पिक करना है और ये जो पर्टिकुलर सम है ये इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा दिमाग ये बोलता है कि सारे एलिमेंट्स में से, सारे सीक्वेंसेस में से जो मैक्सिमम एलिमेंट है, मतलब इस पूरे के पूरे ग्रिड का मैक्सिमम एलिमेंट है, उसको पिक कर लो। उसको पिक करने के बाद में अब वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, वो पर्टिकुलर रो। अब जो बचे हुए रो हैं उनमें से ये देखना है कि दूसरा मैक्सिमम कौन सा है। इसके बाद इससे स्ट्रिक्टली लोअर एलिमेंट और स्ट्रिक्टली लोअर हो, और इसके बाद 9 से स्ट्रिक्टली लोअर में सबसे बड़ा हो, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग में लेना है ना, कुछ ऐसा कम नहीं करना है। तो सबसे पहले किसी सीक्वेंस में मैक्सिमम लो, उस मैक्सिमम से जस्ट एक कम के आसपास अगर कोई है तो वो लो, नहीं तो उससे जस्ट कम जितने भी हैं उन सारे का मैक्सिमम पकड़ो, फिर उसको रिमूव करो, फिर उसके बाद जो बचे उसको पकड़ो, फिर सारे को रिमूव करो। तो इस तरीके से प्रोसीड करना है। तो बेसिकली इसको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं कि मेरे पास में फिर से एक नए नए प्रॉब्लम्स बनते जाते हैं छोटे। जैसे कि मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं तो मैंने ये देखा कि मेरे पास जो अभी गिवन रोस हैं, अभी जो लेफ्ट रोस है मेरे पास जितने भी बचे हुए हैं लेफ्ट हैं, उनमें मैक्सिमम किस रो पे मिल सकता है। तो मुझे पता चला कि लास्ट वाले पे मिल सकता है। तो मैंने इसके आंसर को स्टोर कर लिया 9 को। तो 9 प्लस, अब मेरे पास ये जो प्रॉब्लम है ये छोटा बन गया कि मेरे पास 2 रो गिवन है, इन रोज का मेरे को आंसर निकालना है कि इनमें कैसी ऑप्टिमली सिलेक्शन हो। तो अब 9 तो चला गया, अब जो मेरे पास बचे हुए रो हैं मैक्सिमम निकल जाने के बाद में उनका मैक्सिमम मैं देखता हूँ, ठीक है। और मैक्सिमम कुछ इस तरीके से देखना है कि पुराने वाले जो हमने पिक किया है उससे वो स्ट्रिक्टली लोअर हो और मैक्सिमम हो। तो कुछ इस तरीके से प्रोसीड करना है। तो ठीक है, अब अपन इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी वाला हैश इंक्लूड है वो हमने इंक्लूड कर लिया। तो
तो ये तो बेसिक मेरा टेम्पलेट हो गया जो भी है। अब इसके बाद टेस्ट केसेस मेरे को गिवन है, तो मैंने INT ले लिया और n ले लिया, CNT करके सारे टेस्ट केस के करस्पॉन्डिंग रीड करते हैं। तो वाइल यहाँ पर t माइनस माइनस, अब हमारे पास आइडिया तो है कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, लेकिन अब वो करना कैसे है ये हमें देखना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे को चाहिए कि मैं मैक्सिमम को पकड़ूं जो मेरे पास बचे हुए हैं उनमें से, ठीक है। तो एक n स्क्वायर एल्गोरिथम डेवलप करते हैं अपन, INT एक अरे लिया जाए या क्या लिया जाए, वेक्टर लेते हैं, ठीक है। तो अपन वेक्टर पिक करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले n को रीड करते हैं हर इसके लिए, और वेक्टर को एक a नाम का एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर्स का अरे लेते हैं बेसिकली। तो अगर वेक्टर के बारे में नहीं पता है तो वेक्टर जो है एक डायनेमिक अरे टाइप का डेटा टाइप होता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं वेक्टर की, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये डायनेमिक अरे होता है, मतलब इसमें ऐसा अरे है जिसका साइज चेंज हो सकता है रन टाइम में, और ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और यहाँ पे बेसिकली अपन डेटा टाइप लिखते हैं dt। तो अगर INT का वेक्टर है तो INT, डबल का है तो डबल, कैरेक्टर का है तो कैर, स्ट्रिंग्स का है तो स्ट्रिंग, इस तरीके का हमारा ये वेक्टर होता है। और इसके बाद में लेट से मैंने वेक्टर a नाम का उसको डिफाइन कर दिया। अब a डॉट पुश बैक अपन यूज करते हैं एलिमेंट्स को इसमें अपेंड करने के लिए, जैसे मैंने 1 अपेंड किया इस पे, और 2 अपेंड किया, 4 अपेंड किया, ऐसे करके। तो इसमें तीन एलिमेंट्स चले गए। तो ये तो एक तरीका था इसको एलिमेंट्स को पुश करने का। अब एक तरीका है इसको क्लियर करने का। a डॉट अगर क्लियर में लिख दूं तो ये जो पर्टिकुलर ऑपरेशन है, ये वाला फंक्शन, ये इस वेक्टर को खाली कर देगा, तो पूरी तरीके से ये एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ a डॉट क्लियर की बात। और a ऑफ i जो है, ये ith एलिमेंट को रिटर्न करता है। तो जैसे कि इस पर्टिकुलर इतना जो मेरे पास वेक्टर बना हुआ है, इसका अगर मैं a0 बोलूं तो 1 आ जाएगा, इसका a1 बोलूं तो 2 आ जाएगा, इसका a2 अगर बोलूं तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ai जो अरे का बेसिकली इंडेक्सिंग होता है, अरे में एलिमेंट एक्सेस होता है, उसी टाइप का वेक्टर का भी होता है। अब मेरे पास में आ जाएगा a डॉट साइज। a डॉट साइज जो बेसिकली है इसका लेंथ बताता है कि मेरे पास करेंटली वेक्टर पे कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। और जैसे जैसे डेटा टाइप बदलेंगे उनके हिसाब से फिर उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बदलते जाएगा, ठीक है। तो ये रहा a डॉट साइज की बात। अब जैसे कि अगर इसको किसी वैल्यू से फिल करना है, जैसे हमारे पास नेम सेट होता है, नेम सेट में हम वैल्यूज को फिल कर देते हैं, पूरे के पूरे कंटेनर को, पूरे के पूरे डेटा स्ट्रक्चर को हम उससे भर देते हैं नेम सेट को यूज करके। तो इसमें ऐसे ही होता है a डॉट असाइन। तो इसमें अपन करते हैं यहाँ पे साइज, लेंथ बेसिकली, और यहाँ पे वैल्यू। तो अगर मैं लिखूं a डॉट असाइन, टेन कॉमा 3, तो ये क्या करेगा कि 10 वैल्यूज, 10 नंबर्स टोटल, जिनकी हर एक की वैल्यू होगी 3, इसमें फिल कर देगा। तो ये तो रिसाइज हो जाएगा अपने आप ही 10 में। तो ए का जो साइज है वो अभी 10 हो जाएगा और उसमें सारी की सारी वैल्यू 3 आ जाएगी।
तो अगर मैं A0 बोलूँ, A1 बोलूँ, A2, तो वो सारे 3 आ जाएंगे। तो ये मेरे पास वेक्टर हो गए। वेक्टर में और सारे भी ऑपरेशन होते हैं, सॉर्टिंग होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो भी अपन देखते जाएंगे। तो एक तरीका था ऐसे वेक्टर करने का, और एक तरीका और है, उसको अपन ऐसे लिखते हैं कि INT A और B करके यहाँ पर 10, बेसिकली यहाँ पे 2 या 200 कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो डिक्लेरेशन है ये क्या करता है कि 200 वैल्यू जो भी यहाँ पर अपन लेंथ देंगे या साइज देंगे, तो 200 साइज का सबसे पहले तो इस इंटीजर टाइप का वेक्टर क्रिएट करेगा, और सारे के सारे वैल्यू अगर स्पेशली नहीं प्रोवाइड की गई है तो उनको 0 से भर देगा। ठीक है, आगे क्योंकि यहाँ पे मैंने इंटीजर लिया हुआ है तो इंटीजर का नल जो है वो 0 होता है। ऐसा एनालॉजी मान सकते हैं कि इंटीजर का एम्प्टी 0 होता है। वैसे अगर कैर हुआ तो कैर का जो भी नल कैरेक्टर यहाँ पे है उससे भर देगा। फिर मैंने अगर वेक्टर ऑफ वेक्टर्स लिया तो उस केस में क्या करेगा, वेक्टर ऑफ वेक्टर के केस में एम्प्टी वेक्टर से फिल कर देगा। और स्पेस जैसे अगर ऐसा है तो वो तो 0 से भर देगा, 200 0 आ जाएंगे उसमें। लेकिन अगर मैंने कॉमा करके 1 दे दिया तो इसमें 200 एलिमेंट्स आ जाएंगे और सारे की वैल्यू 1 होगी। तो ये तरीके हैं एक वेक्टर को डिफाइन करने के। और 200 करने के बाद में अब तो सारे के सारे 0 हो गए। अब मैं चाहूँ तो सी इन बी ऑफ 0 कर सकता हूँ, मतलब एलिमेंट को मॉडिफाई आराम से कर सकता हूँ। बी ऑफ आई को प्लस इक्वल टू के कर सकता हूँ। तो ये सारे ऑपरेशन में वेक्टर में परफॉर्म कर सकता हूँ। तो ये तो था एक तरीका। और एक तरीका है, तो वो तरीका है कि मैं वेक्टर ले लिया, एंटी ले लिया, बी और कर्ली ब्रेसेस यूज करके जो जो एलिमेंट का इनिशियल वेक्टर बनाना है वो इसमें डाल दिया। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 बना दिया तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स उस वेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कर्ली ब्रेसेस वाला मेथड है। ठीक है, अब इसके बाद में मैं नए एलिमेंट को पुश कर सकता हूँ, पुश बैक से। एम्प्लेस बैक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन पुश बैक पे ही बात करते हैं। तो पुश बैक से वैल्यूज आ जा सकती है, क्लियर से क्लियर होता है, असाइन से रिसाइज होकर के फिर से ये वाली वैल्यू असाइन हो जाती है जो वैल्यू अपन गिवन करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें थी वेक्टर के बारे में। ठीक, तो अगेन अपन जैसे इंटीजर का अरे बनाते हैं तो उस केस में हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होता है, लेकिन यहाँ पर डेटा टाइप हमारे पास वेक्टर है और उसमें इस तरीके का स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना इसको अरे में कन्वर्ट कर देगा। तो मेरे पास वेक्टर्स के अरे आ जाएंगे बेसिकली, और ith अरे जो है, ith मेंबर इस अरे का एक वेक्टर होगा। तो ith जो है, ith रो बेसिकली वो एक वेक्टर है, तो इसलिए मैंने इसको अरे के फॉर्म में स्टोर कर लिया। तो अब अपन चलते हैं, फॉर लूप चलाते हैं। अब इसके अंदर एक और लूप चलेगा, ये तो रो के लिए हो गया, रो के करस्पॉन्डिंग। अब अपन कॉलम पे चलेंगे, तो बेसिकली j इक्वल टू 0, j लेस देन n और j प्लस प्लस। एक एलिमेंट x डिफाइन कर देता हूँ, तो x आ गया यहाँ पर। और अब x आ जाने के बाद में अपन सीन x करते हैं, और a ऑफ i में a ऑफ i क्या होगा, बेसिकली एक वेक्टर है, पूरा का पूरा एक वेक्टर है। ये सारे वेक्टर्स क्या रहे हैं, तो इनका जो ith वेक्टर है उस वेक्टर पे मैं पुश बैक करता हूँ किसको, एलिमेंट x को, जो मैंने रीड किया हुआ है। तो बेसिकली क्या होगा कि पहले वाला जो वेक्टर है, पहले रो पे जो वेक्टर बैठा हुआ है उस पे 1 पुश हो जाएगा, तो 1 कॉमा फिर 2 पुश हो जाएगा, फिर 3, तो 1 2 3 पहले वाले वेक्टर पे आ जाएगा। किस पे, ai नाम का जो वेक्टर है जो कि अभी 0 होगा, a0, तो उस पे ये सारी चीजें आ जाएंगी। और जैसे ही एक रो का वेक्टर आ जाता है हमारे पास, हम उस वेक्टर को सॉर्ट कर देते हैं। तो सॉर्टिंग कुछ इस तरीके से होता है, अपन लिखते हैं सॉर्ट और डॉट बिगिन और डॉट एंड यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ,
इसमें हुआ कुछ ऐसा कि अपने पास जो सॉर्टिंग होती थी, जो बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके हम सॉर्ट करते थे, तो अगर कोई वो अरे होता था तो अरे प्लस साइज होता था बेसिकली उसका सिंटेक्स। तो अरे इसको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं कि अरे प्लस 0 से अरे प्लस n तक जा रहे हैं हम लोग, तो उस रेंज को सॉर्ट कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर रेंज है 0 से n, तो उसमें हमारा n स्किप हो जाता था और 0 से लेकर के n-1 के एलिमेंट्स को वो सॉर्ट कर देता था। तो सेम एनालॉजी वेक्टर्स के साथ भी है, लेकिन वेक्टर्स के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन आइटरेटर बोलते हैं। तो ए डॉट बिगिन एक आइटरेटर है। आइटरेटर को अपन पॉइंटर के जैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये जो आइटरेटर है हमारे पास, ये ए डॉट बिगिन स्टार्टिंग को डिनोट करता है। ए डॉट बिगिन का आइटरेटर ये वेक्टर के फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है, और ये ए डॉट एंड जो है ये एंड को पॉइंट करता है। मतलब एन को, एन वाला चीज है ये, n-1 वाली चीज नहीं है। n-1 एक रियल वैल्यू है, लेकिन n क्या है, उसका एंड है। उसी प्रकार ए आई डॉट एंड भी जो है, वो जो हमारे पास वेक्टर है उसका एंड है। ये किसी एलिमेंट को पॉइंट नहीं करता है, ये एंड को डिनोट करता है। तो इससे एक कम वाली जो वैल्यू होगी वो असल में एग्जिस्ट करेगी और ए डॉट एंड तक जाएगा ही। अच्छा, असल में रेंज का कॉन्सेप्ट चलता है ना, अगर आप पाइथन की या किसी की भी बात करें तो अपन 0 से लेस n तक चलाते हैं। तो ये वही बात है कि ए डॉट बिगिन से लेस ए डॉट एंड तक, while iterator is less than a dot n, तो उस रेंज को ये सॉर्ट करेगा। सिंपल ए डॉट बिगिन और ए डॉट एंड को कॉन्सेप्ट है। तो ऐसा है कि सॉर्टिंग करने के बाद और रीडिंग करने के बाद अब हमको क्या करना है, इन्होंने हमको बोला है कि a1 जो है, E1 और A1 की बात की है ना इन्होंने, तो E1 जो है A1 से आना चाहिए, E2 जो है A2 से आना चाहिए, इस टाइप का है। मतलब कि क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर दिया था। इनका मतलब ऐसा है कि E1 जो है इन्हीं से आना चाहिए, यहाँ से, E2 जो है यहाँ से, A3 यहाँ से, E4 EN, और इनका मतलब तब ऐसा हो गया कि EN जो है आखिरी वाला जो एलिमेंट है वो एकदम आखिरी नीचे वाले से आना चाहिए। ठीक है, तो इनसे हमको ये समझ में आ जाता है कि सॉर्टिंग भी कर रहा हूँ मैं ना सारे रोज का, तो n-1 वाला जो रो है उसका जो आखिरी एलिमेंट है वो तो मेरा मेंबर होगा ही होगा। तो लॉन्ग int आंसर लेता हूँ मैं, जो कि स्टार्ट में 0 होगा, और लास्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ। और ये जो लास्ट नाम का चीज है ये लास्ट के लास्ट को बताएगा, मतलब कि n- सबसे लेटेस्ट वाला जो मैं अभी कौन सा पिक किया हूँ उसको बताएगा। तो लेट से सबसे पहले मैंने ये पिक कर लिया। अब मैं फॉर लूप चलाना स्टार्ट करता हूँ। फॉर int i इक्वल टू n-2 से, क्योंकि मैंने n-1 वाले के लास्ट एलिमेंट को पिक कर लिया है, और कहाँ तक, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, और i-1। फिर मैं चलाता हूँ एक फॉर लूप j इक्वल टू n से, n-1 से बेसिकली, जो कि कॉलम पे आइटरेट कर रहा है, और j ग्रेटर देन इक्वल टू और j-। यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि इफ a ऑफ i का जो j है ये लेस देन हो गया किससे, हमारे लास्ट से, तो अपन क्या करते हैं, आंसर प्लस इक्वल टू लास्ट, आंसर प्लस इक्वल टू a ऑफ i j कर देते हैं, और जो लास्ट इक्वल टू है हमारा उसको अपन a ऑफ i j कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो लूप है ये ब्रेक हो जाता है कि मैंने यहाँ से ये पिक कर लिया, ठीक, और आंसर सबसे शुरू में 0 ना हो करके जो हमने पिक किया है स्टार्टिंग में वो हो जाएगा। तो क्वेश्चन को मिसअंडरस्टूड कर लिया था, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आंसर को प्रिंट करा दिया। एक चीज और देखने वाली बात, यहाँ पे सबसे पहले हम साइज बोल देते हैं कि साइज मैंने एक तो ले ही लिया है, और जब जब मैं इस लूप को ब्रेक कर रहा हूँ साइज को प्लस प्लस करता हूँ। तो ऐसा है कि इफ साइज जो है मेरे पास अगर n मिल जाता है कि मैंने सक्सेसफुली n एलिमेंट्स को पिक कर लिया, तो मैं आंसर को
प्रिंट कर देता हूँ, एल्स में -1 प्रिंट कर देता हूँ। तो ये प्रीटी मच आंसर होना चाहिए इस चीज का। सी इन डॉट टाई नल, रॉन्ग आंसर आ गया था, मैंने क्वेश्चन को गलत समझ लिया था। अब जो एल्गोरिथम है ना वो कुछ ऐसा है कि ये तो पता चल गया कि E1 E2 EN कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, मतलब उनका जो सीक्वेंस है वो फिक्स है कि EN यहाँ कहीं से आएगा। तो हमने बेसिकली सॉर्ट तो कर ही लिया है, और सॉर्ट करने के बाद में हम ये पिक करते जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 9 को पिक कर लिया, अब 9 को पिक करने के बाद मैं ऊपर बढ़ रहा हूँ, तो E ऑफ n-1 यहाँ से आएगा, और जो मेरा पुराना मैक्स है जो कि 9 था उससे एक कम, मतलब उससे लोअर पे मैक्स क्या है। तो यहाँ पे हम n-1 वाले रो पे खड़े हुए हैं, अभी पीछे से चलते हैं, और जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, पुरानी वाली जो वैल्यू है उससे लोवेस्ट है, पिक करो, खत्म करो। तो ये हो गया, इसको सबमिट करते, ये सेम होना चाहिए। पहले हमने गलत समझा था, पहले मैंने समझा था कि ये कहीं से भी पिक किया जा सकता है, ऑर्डरिंग इनमें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना भी 50% सॉल्यूशन जैसा है। ठीक है, तो वही इशू था। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर किसी नए क्वेश्चन के साथ डील करते हैं।